आजकल जीएसटी रजिस्ट्रेशन है ना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता जा रहा है डे बाय डे। जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, मान लीजिए आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप जीएसटी के पोर्टल पे जाते हैं, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं और आपका एप्लीकेशन जो है जीएसटी ऑफ़िसर के पास सबमिट हो जाता है। और जीएसटी ऑफ़िसर के पास सबमिट होने के बाद जीएसटी ऑफ़िसर जो है वो कुछ न कुछ कमियाँ हो जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपने डॉक्यूमेंट जो अटैच किया है वो रीडेबल नहीं होता है, या फिर कोई ऐसा एड्रेस प्रूफ है जो कि सही नहीं है, या फिर कंपनी का नेम जो है वो सही नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है मिसमैच होने की वजह से जीएसटी ऑफिसर जो है वो क्वायरी रेज कर देता है और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो नहीं पाता है। और जब क्वायरी रेज हो जाती है तो जो जीएसटी नंबर जिनको लेना है उनको समझ में नहीं आता है कि हम क्या रिप्लाई दें, क्या डॉक्यूमेंट उन्हें सबमिट करना है, तो काफ़ी सारे लोग परेशान हो रहे हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए काफ़ी लंबा टाइम भी लग रहा है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का प्रोसेस जो है वो काफ़ी लेंदी हो गया है, क्योंकि क्वायरी रेज जीएसटी ऑफिसर्स कर देते हैं। कई बार जीएसटी ऑफिसर्स ऐसी क्वायरी रेज कर देते हैं जो कि उस चीज़ से रिलेटेड नहीं होता है, और जिससे कि जो जीएसटी नंबर ले रहे हैं पर्सन वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो ये बात उन्होंने सारे लोगों ने, मैक्सिमम पीपल ने गवर्नमेंट के साथ शेयर किया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने में काफ़ी दिक्कत आ रही है उन्हें। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को देखते हुए, इस चीज़ को नोटिस करते हुए एक जो है गाइडलाइन जो है वो जीएसटी ऑफिसर्स के लिए रिलीज़ किया है कल 17 अप्रैल 2025 को। आप जाके रीड कर सकते हैं, गाइडलाइंस फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन टू जीएसटी ऑफिसर। इस टाइप से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा और आप उसको रीड कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे इस वीडियो को अगर आप कंटिन्यू वॉच करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि उस जो गाइडलाइन है उसमें जीएसटी ऑफिसर्स के लिए क्या गाइडलाइंस दी गई हैं। मेजरली 3 केसेस की वजह से काफ़ी सारी क्वायरी रेज की जा रही हैं। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे जो एड्रेस प्रूफ है उसकी वजह से भी काफ़ी क्वायरी रेज की जा रही है। जो एड्रेस प्रूफ है वो करेक्ट नहीं है, या फिर रीडेबल नहीं है, या फिर जो भी मिस्टेक्स हो गई हैं एड्रेस प्रूफ पे उस वजह से भी काफ़ी क्वायरी रेज की जा रही हैं। सेकेंडली है कि एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस टाइम, यानी कि जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस टाइम है उस वजह से भी क्वायरी जो है रेज की जा रही है। और थर्ड है कंसलेशन ऑफ बिजनेस, इस वजह से भी काफ़ी सारी क्वायरी रेज की जा रही है। इस वजह से जिनको जीएसटी नंबर लेना है, जो अप्लाई कर रहे हैं, जो जिनका पहले जीएसटी नंबर था उन्होंने बंद करा दिया, कैंसिल करा दिया और वो अगेन एक न्यू रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं, तो ये सारे लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं इस वजह से। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन इशू की है जिसमें कि जीएसटी ऑफिसर्स को बताया है कि आपको इस दायरे में रहते हुए और जो क्वायरी उससे रिलेटेड है वही चीज़ आपको, वही डॉक्यूमेंट्स आपको जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उनसे आपको मांगनी है, उनके लिए क्वायरी रेज करनी है। अननेसेसरी क्वायरी आपको रेज नहीं करनी है। काफ़ी सारे केसेस में देखा जाता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तक मांगा जाता है, जो कि इसमें इसका रिक्वायरमेंट है ही नहीं। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए आपको जो एज अ एड्रेस प्रूफ देना होता है, सबसे पहले देखिए ओन प्रेमिसेस के लिए, रेंट प्रेमिसेस के लिए और लीज प्रेमिसेस के लिए, या फिर कंसल्टेंट फैमिली का अगर आपने कोई लिया है, प्रेमिसेस यूज़ किया है, तो उस केसेस में आपको क्या क्या बेसिक्स डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं एज अ एड्रेस प्रूफ। अगर आप ओन प्रेमिसेस की बात करें, यानी कि आपने अपना खुद का जो जगह है, प्रॉपर्टी जो है वो अपने बिजनेस में यूज़ किया है और उसको बिजनेस में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको एज अ एड्रेस प्रूफ क्या देना है, म्युनिसिपल खाता कॉपी आप दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी दे सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। ये बेसिक्स से डॉक्यूमेंट्स है जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी क्वायरी रेज होती है जीएसटी ऑफिसर के साइड से, तो आप पैन, आधार अपना अटैच कर सकते हैं और जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो आपको केयरफुली अपलोड करना है जो कि रीडेबल हो। कई बार क्या होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं या फिर जहाँ पे आप अपलोड करते हैं वहाँ पे एक जो मैंडेटरी साइज़ होता है कि इस साइज़ में, इस फाइल फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। तो जब आप कन्वर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, तो कई बार क्या होता है साइज़ कम करने के चक्कर में ऑनलाइन आपका जो कन्वर्टर होता है उसमें कुछ जो टेक्स्ट है वो
रीडेबल नहीं होते, इस वजह से भी जीएसटी ऑफिसर्स आपको क्वायरी रेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले आप प्रॉपरली चेक कर लीजिए। बेसिक से जो एड्रेस प्रूफ है, पैन, आधार, आपका सारा जो डॉक्यूमेंट है वो रीडेबल एंड क्लियर होना चाहिए। और बस इतने ही डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के केस में। रेंट प्रेमिसेस के लिए अगर आप अपने बिजनेस को रन करते हैं, रेंट पे आपने प्रॉपर्टी ली है, वहाँ पे आप अपने बिजनेस को रन करते हैं और आपका जो प्रॉपर्टी है वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट उसका बना हुआ है, तो आपको अपने ऑनर से ऑनरशिप मांगा जाएगा। और जो ऑनर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, जैसे रेंट एग्रीमेंट हो गया और ऑनर से रिलेटेड पैन, आधार, ये सारी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मैंडेटरी होंगे। अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट के केस में क्या होगा, अगर आपने रेंट पे प्रॉपर्टी लेके बिजनेस को रन कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट आपका बना है, तो उस केस में क्या होगा, एफिडेविट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, एप्लीकेंट के नेम पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे अगर अनरजिस्टर्ड। कंसेंट प्रेमिसेस में क्या है, अगर आप अपने बिजनेस को कंसेंट प्रेमिसेस में रन कर रहे हैं, यानी कि फैमिली के किसी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो वहाँ पे प्लेन पेपर पे आपको एक कंसेंट लेटर बनाना होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको अटैच करना होगा और जो ऑनर है उनका प्रूफ आपको वहाँ पे यूज़ करना होगा। शेयर प्रेमिसेस यानी कि आपने किसी के साथ शेयरिंग में अपने बिजनेस को रन किया है, तो उसको भी आपको ट्रीट करना है एज अ रेंटल प्रेमिसेस। और रेंटल प्रेमिसेस में जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपको सारे प्रोवाइड करने हैं। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में आपको एफिडेविट लगाना है। स्टैम्प ड्यूटी 10 रुपये की आएगी, वो आपको लगानी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल एप्लीकेंट के नेम पे लगाना है। SCZ के केस में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पहले मांगे जाते थे, बट अब SCZ अप्रूव सर्टिफिकेट सिर्फ यही जो है वो SCZ के केस में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पहले मांगे जाते थे, बट अब SCZ अप्रूव सर्टिफिकेट ही काफ़ी है, सिर्फ आपको यही सबमिट करना है और कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस की क्वारी भी लगा दी जाती थी, जिसमें कि जैसे मान लीजिए कोई ट्रस्ट है, उन्होंने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वहाँ पे ट्रस्ट के लिए जो बेसिक्स डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मांगे जाते थे। बट अब ओनली प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो सिर्फ पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे ही उनका रजिस्ट्रेशन होगा। तो जीएसटी ऑफिसर्स जो हैं वो काफ़ी परेशान करते थे, किसी भी चीज़ के लिए क्वायरी वो रेस कर देते थे, अननेसेसरी क्वायरी, जैसे कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन मांगना, उद्यम रजिस्ट्रेशन मांगना। तो इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, कोई कनेक्शन है ही नहीं। गाइडलाइंस जीएसटी ऑफिसर्स के लिए कल ये जो गाइडलाइंस जीएसटी ऑफिसर्स के लिए कल जारी की गई हैं, इसमें ये भी मेंशन किया गया कि जीएसटी ऑफिसर्स को अवॉइड करना है, जो इरेलेवेंट क्वायरी वो रेस कर रहे हैं उसको उनको अवॉइड करना है। जैसे कि कई बार क्या होता है, लोकेशन मिसमैच हो जाती है, कोई आइटम जो है वो गुड्स सुटेबिलिटी। ये जो गाइडलाइंस कल की डेट में 17 अप्रैल 2025 को रिलीज़ की गई है जीएसटी ऑफिसर्स के लिए, इसमें जो इररिलेवेंट क्वायरीज़ वो रेस करते हैं उनके लिए किया गया है कि कई बार क्या होता है कि लोकेशन मिसमैच जाता है, उसके लिए भी क्वायरी रेस कर देते हैं जीएसटी ऑफिसर। जैसे कि गुड्स सुटेबिलिटी है, उसके लिए भी जो है क्वायरी रेस कर देते हैं। मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ पे आपने चूज़ किया, जो HSN जो प्रोडक्ट चूज़ किया वो उस एरिया में अगर वो प्रोडक्ट बैन है, तो उस पे भी जो जीएसटी ऑफिसर्स है उसके लिए भी क्वायरी जो है वो रेस कर देते थे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये उनको गाइडलाइंस दिया है इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कि जो बेसिक्स डॉक्यूमेंट्स है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए वही आप मांगे और अननेसेसरी इररिलेवेंट जो है वो क्वायरी रेस ना करें। इससे जो है मैंगो पीपल परेशान होते हैं और जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने में काफ़ी लंबा टाइम भी उनका वेस्ट हो जाता है। एप्लीकेशन प्रोसेस का जो टाइम लिमिट है वो क्या है, अगर आपने जीएसटी के लिए अप्लाई किया हुआ है और आपका आधार ऑथेंटिफिकेशन हो जाता है, तो आप नॉन रिस्क की कैटेगरी में चले जाते हैं और विद इन 7 वर्किंग डेज में आपका जो है अप्रूवल करना हो। एप्लीकेशन प्रोसेस का जो टाइम लिमिट है, अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है और आपका आधार ऑथेंटिफिकेशन सक्सेसफुली हो गया है, तो आपको नॉन रिस्क कैटेगरी में रखा जाता है और विद इन 7 वर्किंग डेज में आपका अप्रूवल जीएसटी ऑफिसर्स को, जीएसटी डिपार्टमेंट को करना होता है। मान लीजिए कि आपका पहले जीएसटी नंबर आपने कैंसिल कर दिया, बंद करा दिया और अगेन आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन भी आपका किया जा सकता है। फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा सकता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। फिजिकल वेरिफिकेशन के केस में 30 डेज़ लगता है आपका। जब से फिजिकल वेरिफिकेशन आपका हो गया है
उसके आफ्टर 30 डेज़ आपका जो है, अगर डॉक्यूमेंट सारे सही हैं, जो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं वो करेक्ट हैं, रीडेबल हैं, तो आफ्टर 30 डेज़ आपका अप्रूवल हो जाता है। सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई है कि जो जीएसटी ऑफिसर्स होते हैं, अगर वो अननेसेसरी जो क्वायरी रेज़ कर रहे हैं, अगर वो अननेसेसरी इर्रेलेवेंट क्वायरी रेज़ कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट जो है वो स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए। तो ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स थे जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।